हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग अपने फाइनेंस की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए टॉपिक है हमारा रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बार एआई पर डायरेक्ट एक डिस्क्रिप्टिव सवाल भी आया था आरबीआई ग्रेड बी मेंस में, वो हम लोगों ने इसी टॉपिक के अंदर डाला हुआ है। जो रेग टैग सूप टैग क्या होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिस्क्रिप्टिव की फॉर्म में भी, मे बी ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में भी आ जाए। बट टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लोग इसे करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। तो अगर इस टॉपिक के हम लोग इंडेक्स और सिलेबस की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें कुछ ये टॉपिक्स करने होंगे। इसमें क्या क्या हम लोग करेंगे, रोल ऑफ आईटी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस देखेंगे। इसमें अलग अलग तरीके से बैंकिंग में या फाइनेंस में आईटी कहाँ यूज़ होती है। जैसे सीबीएस सॉफ्टवेयर है हमारा, डिजिटल पेमेंट्स में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस में यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम लोग आईटी की बहुत सारी एप्लीकेशन है बैंकिंग की, वो सारी समझने की कोशिश करेंगे। इस बार एआई रिलेटेड क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में था तो ये हम लोग को करना है। एआई एंड एमएल रिलेटेड, एमएल होता है हमारा मशीन लर्निंग, एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बैंकिंग में इनकी क्या एप्लीकेशन है वो समझेंगे। रोल ऑफ ब्लॉकचेन इन बैंकिंग, ब्लॉकचेन हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी होती है, बैंकिंग में हम लोग इसे यूज़ करने लग गए हैं। क्रिप्टो करेंसी के अंदर तो ऑलरेडी यूज़ होता है, सीबीडीसी में इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका रैग टैग और सूप टैग क्या होता है, इससे हम लोग समझेंगे कि रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी और सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी क्या होती है। अगर सिलेबस से मैपिंग की बात करें तो ये हमारा जो जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का सिलेबस है 2025 के नोटिफिकेशन का, उसका टॉपिक नंबर 5 है, ये हम लोग कर रहे हैं। हमने इसमें टॉपिक नंबर 4 को अभी नहीं छेड़ा है। क्यों नहीं छेड़ा है? क्योंकि आरबीआई की एक रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट, थोड़ा सा मेरा स्टाइलस खराब हो रहा है, ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग इंडस्ट्री, आरबीआई की एक रिपोर्ट आती है। उसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि ग्लोबल बैंकिंग में क्या हो रहा है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में क्या हो रहा है, और वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम को कैसे अफेक्ट कर रहा है। इसको हम लोग उस रिपोर्ट के थ्रू करने की कोशिश करेंगे, उसमें हमें ज़्यादा बेटर मिलेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा थ्योरेटिकल नहीं, मतलब स्टैटिक पार्ट नहीं है ये इस टॉपिक का रिलेटेड है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड। करंट अफेयर से हमारा मतलब है आरबीआई की वो वाली रिपोर्ट। तो इसको हम लोग करेंगे रिपोर्ट के थ्रू। जब वो रिपोर्ट आ जाएगी इस साल के लिए तब हम लोग इसे शुरू करेंगे, उससे पहले हम लोग अपने आगे के टॉपिक्स करेंगे। आगे चलते हैं अपने सिलेबस में अंदर। सबसे पहले बात करें रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की, तो आईटी हम लोग बैंक में पहले सेशन शुरू करने से पहले समझने की कोशिश करते हैं कहाँ यूज़ करते हैं। बैंक में आपका सीबीएस है, मतलब आईटी यूज़ हो रहा है। बैंक में आप एटीएम्स यूज़ कर रहे हो, एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, आईटी यूज़ हो रहा है। मोबाइल ऐप्स यूज़ कर रहे हो, डिजिटल पेमेंट यूज़ कर रहे हो, आईटी यूज़ हो रहा है। दैट मीन्स आईटी अब हर जगह है। बैंक आईटी के बिना नहीं हो सकता आज के टाइम में। जिस तरह की हमारी डिजिटल बैंकिंग चल रही है, डिजिटल बैंकिंग होने का मतलब ही आईटी हो गया। तो आईटी जो है इट हैज़ इमर्ज एज अ कोर इनेबलर ऑफ मॉडर्न बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। और इससे बैंकिंग की ही बात नहीं कर रहे हैं, बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स की, फाइनेंशियल सिस्टम की भी बात कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मिंग द वे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट, डिलीवर सर्विसेज एंड मैनेज रिस्क। तो इसमें तीन चीज़ें आ गई, एक उनका ऑपरेशन, दूसरा सर्विस डिलीवरी, तीसरा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने आप में। इंडिया में क्या है, द अडॉप्शन ऑफ आईटी हैज शिफ्टेड बैंकिंग फ्रॉम ब्रांच सेंट्रिक एंड पेपर बेस्ड सिस्टम टू अ डिजिटल, रियल टाइम एंड कस्टमर सेंट्रिक इकोसिस्टम। बात सही है। इस तरह की लाइनें इसलिए पढ़नी है कि डिस्क्रिप्टिव का फॉर्डर यही है। इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं जो डिस्क्रिप्टिव में हमें लिखनी होती हैं अपना आंसर शुरू करने के लिए या फिर आंसर कंक्लूड करने के लिए। IT now underpins not only day-to-day banking operation but also financial stability, inclusion, regulatory compliance, innovation। रेगुलेटरी कंप्लायंस जैसे हम इसके अंदर पढ़ेंगे रैगटैक, रैगटैक पढ़ेंगे हम लोग। तो जो रैगटैक होगा, रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी, या फिर सूपटैक पढ़ेंगे हम लोग आगे, वो हमारा इसके अंदर आईटी कंप्लायंस है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आईटी इन कोर बैंकिंग ऑपरेशंस, जो बैंक के कोर बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, सीबीएस होता है। कोर की इटसेल्फ फुल फॉर्म होती है सेंट्रलाइज्ड, मेरा थोड़ा स्टाइलस नहीं चल रहा तो आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, आप बस सुन लीजिएगा। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज होता है हमारे सीबीएस की फुल फॉर्म में, मतलब कोर की फुल फॉर्म।
ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो भी आपके बैंक के सिस्टम्स का डेटा है वो एट अ टाइम सेंट्रलाइज वे में हर जगह अपडेट हो जाता है आपके अकाउंट से रिलेटेड। रोल ऑफ आईटी क्या है, सीबीएस का हमारा क्या रोल पड़ रहा है बैंकिंग के अंदर, सीबीएस की बात कर रहे हैं। इस रोल ऑफ आईटी का मतलब रोल ऑफ सीबीएस, एनीवेयर एनी टाइम बैंकिंग फॉर कस्टमर्स, रियल टाइम अपडेटिंग ऑफ अकाउंट्स अक्रॉस ब्रांचेस, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस एंड अकाउंटिंग। ये जो चीज़ें हैं ये आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का इंटरव्यू आपके रेगुलर इंटरव्यू की तरह नहीं होगा। दे विल गो डिग डीपर इन द बैंकिंग ऑपरेशंस इन द आरबीआई का स्ट्रक्चर एंड द करंट इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमी। दे विल टॉक अबाउट इट इन योर इंटरव्यू। एनीवेज, इम्पैक्ट क्या हुआ सीबीएस का, इंप्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपकी इंप्रूव हो गई, रिड्यूस्ड एरर एंड रिकंसिलिएशन इश्यूज, सीमलेस इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस। तो पहले क्या था, आपके रजिस्टर्स में लेजर्स में एंट्री हुआ करती थी जिसकी वजह से कभी कभी ऑपरेशनल एफिशिएंसी अफेक्ट होती थी, क्योंकि धीरे धीरे एंट्री होती थी। एक जगह डेटा है, दूसरी जगह आपका डेटा नहीं होता था, ब्रांच ट्रांसफर होने में दिक्कत होती थी, एरर्स के चांसेस ज़्यादा होते थे। जब ये सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया तो ये सारी चीज़ें दूर हो गई। इतना आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। आफ्टर ऑल यू ऑल आर फ्यूचर ग्रेड बी ऑफिसर्स। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में आईटी हमारा बहुत ज़्यादा यूज होता है। आरटीजीएस, एनईएफटी आईटी पर बेस्ड है पूरा। यूपीआई, आईएमपीएस आईटी पर बेस्ड है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, कार्ड नेटवर्क्स, क्यूआर बेस्ड सिस्टम, सब कुछ आईटी की ही एप्लीकेशंस है। पूरा टॉपिक ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल चलेगा। जब हम आगे एआई पर जाएंगे तब एआई, एमएल और ब्लॉकचेन वो एक जैसा चलेगा। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा रैगटैग और सूपटैग का। बट उससे पहले का भी प्लीज़ एक बार ध्यान से सुन लीजिए, एक बार देखकर सुन लेंगे, एक बार आंख बंद करके वीडियो को सुन लेंगे, टॉपिक आपका परमानेंटली रेडी हो जाएगा। इम्पैक्ट क्या हुआ, रियल टाइम फंड ट्रांसफर होने शुरू हो गए, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन कैश होनी शुरू हो गई, इंक्रीज ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंसी हो गई। आपने किसी को कैश दिया, नहीं दिया, आप देकर भूल गए, यूपीआई में आपके पास रिकॉर्ड्स है ना, आरटीजीएस एनईएफटी में रिकॉर्ड्स है ना आपके पास, जो भी आपने किसी को पेमेंट ट्रांजैक्शन करा, प्लस आपका फंड रियल टाइम ट्रांसफर हो गया। पहले आप किसी को चेक से पेमेंट कर रहे हैं, डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कर रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 दिन का टाइम लग रहा है, अब ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में आईटी में बहुत ज़्यादा हेल्प है। क्वेश्चन डायरेक्ट आपके साथ एक आ सकता है किसी भी क्वेश्चन के साथ मिला के कि हाउ आईटी इज हेल्पिंग इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। रूरल ब्रांचेस जो है उनके लिए सीवीएस कनेक्टिविटीज़ करने की बोल दी गई है। माइक्रो एटीएम्स का कॉन्सेप्ट है, माइक्रो एटीएम्स को बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स यूज़ करते हैं। बीसीस पता है ना, बीसीस क्या होते हैं? बीसीस आपके एक तरह के टच पॉइंट्स होते हैं, TOUCH पॉइंट्स, है ना। तो बैंक क्या करते हैं, अपने टच पॉइंट्स बना देते हैं ज़्यादा रूरल और इंटीरियर एरियाज में। आपने इवन सिटीज़ में भी काफ़ी सारी जगह देखा होगा कि कोई किसी ने पेटीएम पेमेंट बैंक का टच पॉइंट लिया हुआ है या फिर बीसी मॉडल लिया हुआ है, किसी ने किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक का, किसी और का। तो वहाँ पे वो लोग बेसिक बैंकिंग सर्विसेज आपको देते हैं। आप उनके पास जाके अपने बैंक अकाउंट से पैसे जमा करा सकते हैं, निकाल सकते हैं, लोन की किस्त दे सकते हैं। बैंक के बिहाफ पे पूरी ब्रांच ना होके एक तरह से वन मैन ऑफिस हो जाएगा वो ना। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन में ही हमारे पास आ जाएगा कि आधार बेस्ड ई-केवाईसी और अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस हो गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जो सिस्टम्स है वो आपके आईटी इन फाइनल इंक्लूजन का पार्ट होता है, सब्सिडीज जाती हैं। इसका आउटकम क्या हुआ क्या आईटी इन फाइनेंशियल इंक्लूजन से, फॉर्मल बैंकिंग का एक्सेस बढ़ गया रूरल एरियाज में, वेलफेयर बेनिफिट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स के जो बेनिफिट्स होते थे उसकी डिलीवरी बढ़ गई, और लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गई बैंक्स और कस्टमर्स के लिए। तो ये हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेनिफिट हुआ आईटी में। कुछ ज़्यादा वैसा नहीं है इसके अंदर, इसलिए हमारा पेस थोड़ा सा ज़्यादा है इसे करने का। अभी डायरेक्ट डायरेक्ट चीज़ें हैं, आप लोगों को समझ भी आ रही होंगी आई बिलीव। कोई दिक्कत है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी स्लाइड में स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे को टेलीग्राम पे भेज दीजिए, मैं आपका डाउट वहाँ पे दूर कर दूंगा ऑडियो मैसेज के थ्रू। आईटी इन क्रेडिट डिलीवरी इन लैंडिंग, इसमें क्या है, आईटी ने लैंडिंग फंक्शन इंप्रूव कर दिया है। आप देखिए अब आपकी जो डिजिटल एप्स हैं इतनी सारी, उसमें आपको ऑनलाइन लोन लेने का ऑप्शन है। आप क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, ऑटोमेटेड क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम, यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव डेटा सच एज जीएसटी एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। आपकी सिबिल भी यूज होती है इसके अंदर, आपको सिर्फ एक्सेस देना होता है। एक्सेस के लिए आप चेक पॉइंट पे यस करते हैं और आपकी सर्विसेज शुरू हो जाती हैं। फास्टर डिसबर्सल एंड मॉनिटरिंग, इम्पैक्ट क्या हुआ, लोन्स का टर्न अराउंड टाइम कम हो गया, एमएसएमईज के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए क्रेडिट का एक्सेस खुल गया, और रिस्क असेसमेंट ज़्यादा बेटर हो गया। क्योंकि रिस्क असेसमेंट कैसे कर रहे हैं, वो तो आपकी सिविल रिपोर्ट पे कर रहे हैं ना, आपके पैन से कर रहे हैं, आपके केवाईसी से कर रहे हैं।
तो यह सारी चीजें आईटी के थ्रू इंप्रूव होती चली गई। रिस्क मैनेजमेंट एंड एसेट क्वालिटी में आईटी कैसे हेल्प करता है? बैंक आईटी सिस्टम यूज करते हैं फाइनेंशियल रिस्क को मेजर और मैनेज करने के लिए। एप्लीकेशन क्या है? अर्ली वार्निंग सिग्नल है स्ट्रेस्ड एसेट्स के लिए, ईडब्ल्यूएस सिग्नल्स कहते हैं इन्हें। सेंट्रलाइज क्रेडिट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं। बैंक अपने हेड ऑफिस से ही सारा पोर्टफोलियो देखता है एक बड़ी सी स्क्रीन पर। पोर्टफोलियो लेवल पर रिस्क एनालिटिक्स होने लग गई है। स्ट्रेस टेस्टिंग और सिनेरियो एनालिसिस करते हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या होता है? बैंक ने कहा कि अगले 30 दिनों में, से फॉर एग्जांपल अगले 30 दिन की हम लोग बात कर रहे हैं, बैंक ने बोला अगले 30 दिन में एक्स अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आने के चांसेस ज़्यादा हैं, वाई अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विड्रॉ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जेड अमाउंट ऑफ लोन हो सकते हैं। अब इसका कितना कितना इम्पैक्ट पड़ेगा बैंक की लिक्विडिटी पोजीशन पर, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर। बैंक बहुत सारे इसके अंदर स्ट्रेस डालता है लिक्विडिटी के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, बाकी पैरामीटर्स अपने देखने के लिए कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना रहेगा बैंक का, बैंक के एनपीएस कितने रहेंगे, अगर ये वाले कुछ लोन खराब हो जाएंगे तो एनपीए कितने रहेंगे, टॉप 10 लोन्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह के बैंक अलग अलग सिनेरियोस करता है स्ट्रेस टेस्टिंग में। आउटकम: टाइमली डिटेक्शन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स, रिडक्शन इन एनपीए, इंप्रूव क्रेडिट डिसिप्लिन। ये रिस्क मैनेजमेंट और एसेट क्वालिटी में इस तरह से आईटी का यूज होता है। यह आता है कि आईटी को हम लोग कैसे रेगुलेशन में, सुपरविजन में, कंप्लायंस में यूज कर रहे हैं। बैंकों को रेगुलेशन, सुपरविजन और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट भी तो होती है ना, वहां पर भी आईटी यूज होता है। वो कैसे कर रहा है? रैगटैग और सुपटैग करता है। इन दोनों चीज़ों को तो हम लोग आगे सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि रैगटैग क्या होता है, सुपटैग क्या होता है। यहाँ पे हम ब्रीफली बस ये समझ लेते हैं कि क्या करता है। जो रेगुलेटरी रिपोर्टिंग है, ऑटोमेटिक रेगुलेटरी रिपोर्टिंग हो जाती है, जैसे एफआईयू, ये नाम याद रखिएगा। एफआईयू में रेगुलेटरी रिपोर्टिंग होती है। सीआईसीज, सीआईसीज आपने वीडियो भी देखा होगा जिसमें क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज की हमने बात करी है, वहाँ पे रेगुलेटरी रिपोर्टिंग होती है। रियल टाइम डेटा सबमिशन टू रेगुलेटर्स, आरबीआई के पास या फिर जो बाकी रेगुलेटर्स हैं, जो उनकी एंटिटीज हैं, उनका डेटा उनके पास रियल टाइम में कई बार आता है, कुछ कुछ चीज़ों में हमें चाहिए होता है। मॉनिटरिंग ऑफ कैपिटल एडुकेशन, लिक्विडिटी रेशियोज, एएमएल, सीएफटी, सर्विलेंस सिस्टम्स। तो ये जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे रेगुलेशन में, सुपरविजन में, या फिर बैंक को उनका कंप्लायंस करना होता है रेगुलेटरी गाइडलाइंस का, वहाँ पर आईटी का डायरेक्ट यूज होता है। इम्पैक्ट क्या है इसका? जो रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी है वो इम्प्रूव हो जाती है, कंप्लायंस की कॉस्ट कम हो जाती है, इम्प्रूव सुपरवाइजरी इफेक्टिवनेस, ये इसका बेनिफिट होता है। आगे चलते हैं, फिर आगे बात करते हैं आईटी इन कस्टमर सर्विस, है ना। कस्टमर सर्विस के अंदर भी आईटी का बहुत ज़्यादा स्कोप हो रहा है। आप कस्टमर सर्विस के लिए, कस्टमर कन्वीनियंस के लिए क्या होता है, हम चैटबॉट यूज़ करते हैं, इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग हो गई है, एटीएम्स हैं, कैश डिपॉजिट मशीन्स हैं, एआई बेस्ड कस्टमर सपोर्ट आने लग गया है। इसकी वजह से क्या होता है, 24/7 कस्टमर सर्विस अवेलेबिलिटी है आपके पास, पर्सनलाइज प्रोडक्ट की ऑफरिंग है, रिड्यूस ब्रांच कंजेशन है। आपको पैसा निकालने के लिए आप एटीएम में जा रहे हैं, ब्रांचेज में नहीं जा रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफरिंग्स के लिए आप पर्सनलाइज हो गए हैं, आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट, आपको अपनी एफडी बनवानी है, आरडी बनवानी है, कोई और बैंकिंग सर्विस लेनी है, चेकबुक के लिए ऑर्डर करना है, आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू सब कुछ कर लेते हो। कैश डिपॉजिट करना है, आप सीडीएम मशीन्स के थ्रू कर लोगे। तो इस तरह से कस्टमर सर्विस और एक्सपीरियंस बेटर हुआ जा रहा है। तो आईटी का रोल है कस्टमर सर्विस और एक्सपीरियंस बेटर करने में। ये सारे पार्ट जितने भी आईटी के रोल्स हैं, हर पार्ट अपने आप में एक 5 नंबर का आपका आंसर बनता है। एग्जाम में जब 10 नंबर या 15 नंबर का सवाल आता है, तो कई बार उसके अंदर एक सिंगल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता, उस क्वेश्चन के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। कई बार यही चीजें आपके दूसरे उसके अंदर चली जाएंगी, आपको ईएसआई का कोई पार्ट बना के पूछ सकता है जहां पे आपका रोल ऑफ आईटी आ जाएगा। आईटी इन फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट्स, अभी तक तो हमने चलो बैंकिंग की बात करी, यहाँ पर भी आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपकी ग्रो की ऐप है या फिर जेरोधा की ऐप है, ऐसे बहुत सारी ऐप्स है मार्केट में। ऑनलाइन सेटलमेंट एंड क्लियरिंग सिस्टम हो गया है। डीमैट रखते हैं आप, सिक्योरिटी सारी डीमैटेरियलाइजेशन फॉर्म में होती हैं। अब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट नहीं होता, अब डीमैट फॉर्म में होता है। एल्गोरिथमिक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, लोग चैट जीपीटी से ट्रेडिंग के लिए पूछने लग गए हैं अब तो। आउटकम: faster and transparent market transactions, improved market liquidity, reduced settlement risk। ये है आईटी इन फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट। फॉर प्रिवेंशन एंड साइबर सिक्योरिटी में आईटी कैसे हेल्प करता है? टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स होते हैं, इंक्रीज डिजिटलाइजेशन होगा इसमें, आईटी क्रिटिकल है फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, की रोल जैसे हम रियल टाइम ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग करते हैं,
AI बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स यूज करने लग गए हैं। साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और एनक्रिप्शन का काम होता है। सिक्योर ऑथेंटिक मैकेनिज्म्स होते हैं। इम्पैक्ट क्या है कि फ्रॉड इंसिडेंट्स हमारे कम हो गए। प्रोटेक्शन ऑफ कस्टमर डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी आ गया है। एंड एनहेंस ट्रस्ट इन डिजिटल फाइनेंस। अब लोगों का ट्रस्ट हो गया डिजिटल फाइनेंस में, जब से साइबर सिक्योरिटी की चीज़ें बढ़ी हैं। अब मान लीजिए अगर हर महीने ही आप देखेंगे कि कोई ना कोई बैंक हैक हो रहा है, किसी ना किसी बैंक की ऐप हैक हो गई, या फिर किसी का सर्वर हैक हो गया है, डेटा चोरी हो गया, लोगों का फाइनेंशियल लॉस हो गया है, तो क्या उसके बाद लोग डिजिटल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रस्ट नहीं होगा उस प्रोडक्ट के ऊपर। अब यहाँ पर क्या है, उस प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट आना शुरू हो गया है। कस्टमर को पता है, हम लोगों को पता है कि हम अगर यूपीआई कर रहे हैं तो वो सेफ है। यूपीआई से हम लोग नहीं घबराते ना, अब यूपीआई ट्रांजैक्शन करने में जाते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। यूपीआई आईडी ही सोचिए, अगर आपको टाइप करना पड़ता तो कितना इरिटेटिंग लगता। सब्जी वाले से बार बार आप यूपीआई आईडी पूछ रहे हैं, वो सबको यूपीआई आईडी बताता जा रहा है। अब उसने अपना क्यूआर कोड लगा दिया है, उसके थ्रू आप उसे पेमेंट करते हैं। इनोवेशन एंड फिनटेक इंटीग्रेशन में आईटी का बहुत ज्यादा रोल होता है। IT has enabled the rise of fintech and digital financial services. डिजिटल वॉलेट्स हो गए हैं, नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ओपन बैंकिंग है, एपीआई इकोसिस्टम्स हैं, ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस आ गए हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में। बेनिफिट क्या होता है इससे? कंपटीशन इंप्रूव होता है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, कस्टमर सेंट्रिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपेंशन होता है बियॉन्ड ट्रेडिशनल बैंकिंग। ये टॉपिक्स अभी आपको भले ही छोटे छोटे लग रहे होंगे, बट इटसेल्फ अगर आप रोल ऑफ आईटी की बात करेंगे फाइनेंशियल सिस्टम में या बैंकिंग सिस्टम में, तो इन सारी मल्टीपल स्लाइड्स को आप अगर कवर कर लेंगे ना, जो अभी तक 13 स्लाइड्स मैंने कराई हैं, अपने आप में ही आपके बहुत बड़े आंसर्स बनेंगे। प्लस इसके अलावा मैं आपको इसका डिस्क्रिप्टिव का भी मटेरियल दूंगा, क्योंकि जब मैं कुछ बच्चों को ये पढ़ा रहा था पहले, वो यही बोल रहे थे सर बहुत ज़्यादा बोरिंग है। इसका डिस्क्रिप्टिव का भी आपको फॉर्डर मटेरियल अलग से मिलेगा। चैलेंजेस क्या हैं अब आईटी के साथ बैंकिंग के? सबसे पहले तो साइबर सिक्योरिटी का ही थ्रेट है। बैंक्स जो है इंक्रीजिंग रिस्क फेस करते हैं साइबर अटैक से, जैसे फिशिंग, मेलवेयर, रैंसमवेयर, डेटा ब्रीचेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस अटैक। बैंकिंग सिस्टम इंटरकनेक्टेड है, डेटा इंटेंसिव है, सिंगल वल्नरेबिलिटी से बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो बैंकों को अपने साइबर सिक्योरिटी के सिस्टम्स को अपग्रेडेड रखना पड़ता है। आरबीआई उन्हें टाइम टू टाइम अलग अलग तरह से अवेयर करता है किस किस तरह के फाइनेंशियल रिस्क हैं। गवर्नमेंट का भी सर्ट इन नाम से एक पैनल है, आप लोगों ने सुना होगा, CERT, सर्ट इन कंप्यूटर कंप्यूटर एफिशिएंसी टास्क फोर्स है, कुछ ऐसे ही नाम है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिसर्च टीम, कुछ समथिंग लाइक दिस, सर्ट इन है। तो ये आपके आईटी से एसोसिएटेड चैलेंजेस भी हैं। डेटा प्रिवेसी एंड प्रोटेक्शन, डेटा प्रिवेसी एंड प्रोटेक्शन इटसेल्फ बहुत बड़ा पार्ट है। बैंक हैंडल सेंसिटिव कस्टमर डेटा, जैसे केवाईसी हो गया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, बायोमेट्रिक्स हैं। अब तो आधार बेस्ड भी हो रहा है ना, तो बैंकों के पास आपके बायोमेट्रिक्स भी हैं। तो बैंकों के पास जब इतना सेंसिटिव डेटा है, तो बैंकों को वो आपको प्रोटेक्ट भी करके रखना पड़ेगा। और इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए? आरबीआई का आईटी फ्रेमवर्क है, डीपीडीपी एक्ट है। वाइल प्रिवेंटिंग डेटा मिसयूज, लीक्स एंड अनऑथोराइज्ड एक्सेस इज अ मेजर चैलेंज। आपको अनऑथोराइज्ड एक्सेस से भी बचाना है, डेटा मिसयूज भी बचाना है, डेटा लीक्स भी बचाने हैं। तो ये बैंकों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। लेगेसी सिस्टम्स एंड इंटीग्रेशन इश्यूज। अब अगर आपका मान लीजिए सीबीएस चेंज हो रहा है, सीबीएस अगर चेंज हो रहा है, एक बैंक एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म से दूसरे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, तो उसे तो अपना पिछला डेटा भी रखना है ना। पिछले सॉफ्टवेयर ने बोला कि भाई वो अलग फॉर्मेट में डेटा है, नए सॉफ्टवेयर ने बोला उसका डेटा अलग फॉर्मेट में है। तो ये इस तरह के लेगेसी सिस्टम में इश्यूज होते हैं। मैनी बैंक्स स्टिल ऑपरेट ऑन ओल्ड लेगेसी कोर बैंकिंग सिस्टम्स। इंटीग्रेटिंग दिस सिस्टम विद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, ब्लॉकचेन, एपीआई, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स एंड क्लाउड सर्विसेज इज कॉम्प्लेक्स, कॉस्टली एंड रिस्की। ये भी एक है जो यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, तो पुराने सिस्टम्स का उसके साथ इंटीग्रेशन भी इशू है। लेगेसी सिस्टम को तो मैंने आपको बता दिया था वर्बली, इंटीग्रेशन इश्यूज ये हैं। हाई कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, कि जैसे जैसे आप हाई एंड सिस्टम यूज करते हो, एडवांस आईटी सिस्टम यूज करते हो, तो उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बैंक का बढ़ता है। बैंक को अपने सिस्टम चेंज करना होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चेंज करने होते हैं, साइबर सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना होता है। फिर इस सब के साथ बैंक आपके लिए आईटी स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट निकालेगा। आरबीआई में भी आता है, अभी रिसेंटली ग्रेड सी ऑफिसर्स की वैकेंसीज आई हुई हैं आरबीआई में, वो आपके स्पेशलाइज्ड आईटी स्किल्ड मैन पावर चाहिए उन्हें।
फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड स्मॉल बैंक्स कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स आर सिग्निफिकेंट। कॉस्टिंग क्योंकि हर चीज पर आ जाती है। ऑपरेशनल एंड सिस्टम रिस्क, आईटी फेलियर अगर होता है, जैसे आपका सर्वर डाउन टाइम आ रहा है या नेटवर्क आउटेजेस हैं, सॉफ्टवेयर बग्स हैं, उसकी वजह से आपका ऑपरेशनल और सिस्टम रिस्क आता है। अब मान लीजिए आप मार्केट में हैं और आपका यूपीआई डाउन हो गया, किसी बैंक का अगर यूपीआई बार बार डाउन हो रहा है तो वो तो उसकी रेपुटेशन को बिल्कुल टार्निश कर देगा ना। तो इसलिए ये सारी चीजें देखी जाती हैं। आगे देखते हैं रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस चैलेंजेस। अब बैंक्स को इन सब चीजों के साथ में आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसके साथ भी कंप्लाई करना है। Banks must comply with frequent RBI guidelines on IT governance, outsourcing, cyber resilience and digital payments and data localization. डेटा लोकलाइजेशन बोलता है कि जो भी आपका पेमेंट सिस्टम डेटा है वो इंडिया के अंदर ही स्टोर होगा। आप किसी भी कंपनी के साथ टाई अप करेंगे और अगर बाहर किसी वजह से जाना पड़ता है डेटा को, तो विद इन 24 आवर्स वो डेटा बाहर से हटके इंडिया में स्टोर होगा। डिजिटल पेमेंट्स के लिए आरबीआई की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। आउटसोर्सिंग, या बैंक अपना आईटी सिस्टम तो नहीं बनाते, बैंक किसी से टाई अप करते हैं। यूजुअली इन्फोसिस का टाई अप रहता है बैंकों के साथ में फिनेकल के लिए, तो उसमें आरबीआई की आउटसोर्सिंग की गाइडलाइंस हैं। क्योंकि इन्फोसिस के पास वहाँ पे कस्टमर का सारा डेटा है, उसको सॉफ्टवेयर में क्या राइट्स हैं क्या राइट्स नहीं है, किस लेवल के ऑथेंटिकेशन से वो चेंज करेगा, कुछ भी लॉक्स कैसे प्रिवेंट करेगा, लॉक्स को कैसे मेंटेन करेगा। बैंक खुद उसका ऑडिट कर सकता है, कभी भी आरबीआई जाके उसको सुपरवाइज कर सकते हैं, उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रेगुलेटरी और कंप्लायंस चैलेंजेस बैंक को फेस करने पड़ते हैं और करने भी पड़ेंगे, क्योंकि बात यहाँ पे डिपॉजिटर्स के पैसे की, लोगों के कॉन्फिडेंशियल डेटा की, लोगों की प्रिवेसी की है। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड आईटी मैन पावर, ये बहुत बड़ा इशू है। देयर इज अ लैक ऑफ एडुकेटली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स इन द एरिया सच एज साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एआई। जिससे बहुत ज़्यादा अच्छा है वो नेगेटिव रास्ते पर चला जाता है, या फिर प्राइवेट कंपनीज उसे काफ़ी अच्छा पैसा देके हायर कर लेती हैं। बैंक ऑल्सो फेस डिफिकल्टी रिटेनिंग टैलेंट ड्यू टू कॉम्पिटिशन फ्रॉम फिनटेक्स एंड बिग टेक फर्म्स। और ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक की बात नहीं हो रही है अब यहाँ पे, या सारे बैंकों की बात हो रही है, चाहे हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हो, चाहे हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो, पेमेंट बैंक्स हो, फॉरेन बैंक्स हो, जो भी बैंक इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, हम सबके बिहाफ पे बात कर रहे हैं। ये जिसको ज़्यादा अच्छी नॉलेज है वो ज़्यादा बड़े बैंक में चला जाएगा, क्योंकि उसको वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिल रहा होगा। आगे चलते हैं टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस। अब कई बार क्या होता है कि आपकी टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी जल्दी बदलने लगती है कि बैंक जब तक एक टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से अडॉप्ट करता है तब तक वो टेक्नोलॉजी बदल जाती है, उसकी टेक्नोलॉजी में कुछ और चेंज आ जाता है, कोई और चीज़ें बदल जाती हैं। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स मेक आईटी सिस्टम ऑब्सोलीट क्विकली। बैंक्स मस्ट continuously upgrade systems to remain competitive, which increases operational complexity and cost। डायरेक्ट लाइन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अलग से समझाऊं। डिजिटल फ्रॉड एंड कस्टमर, ये इस समय सबसे ज़्यादा इशू बना हुआ है। डिजिटल फ्रॉड एंड कस्टमर अवेयरनेस, कस्टमर्स को डिजिटली आपको अवेयर करना पड़ेगा। बैंक रेगुलरली मैसेज करते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना, बैंक आपसे ओटीपी नहीं मांगेगा, कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करना। आरबीआई भी इसके मैसेजेस करता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम भी इस चीज़ के लिए कस्टमर्स को अवेयर करता है। राइजिंग डिजिटल अडॉप्शन हैज़ इंक्रीज इंसिडेंट्स ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड, social engineering and identity theft. Limited digital literacy among customers adds to the challenge of ensuring safe usage of IT enabled banking services। क्योंकि कस्टमर्स के पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है, मेट्रो सिटीज़ में है, आप लोग अवेयर हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को आइडिया है, बट अभी भी गांव में बहुत सारे चाचा, बहुत सारे ताऊ, बहुत सारे मामा मौसा हमारे ऐसे बैठे हैं, चाची ताई ऐसी बैठी हैं जो बैंकिंग सर्विसेज तो यूज़ कर रही हैं, यूपीआई भी यूज़ कर रही हैं, डेबिट कार्ड भी है उनके पास। और सिर्फ गांव में नहीं, सॉरी अगर किसी को ऑफेंड हो रहा हो, शहरों के अंदर भी ये चीज है। लोगों के साथ स्कैम तभी हो रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड तभी हो रहे हैं, इवन पढ़े लिखे लोगों के साथ हो रहे हैं। वेंडर एंड आउटसोर्सिंग रिस्क, अब थर्ड पार्टी आईटी वेंडर्स पे बैंक बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे बैंक डिपेंड हो जाते हैं। इससे क्या होगा, बैंक का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, क्योंकि बैंक खुद मैनेज नहीं कर रहा ना। जो इटसेल्फ जो कंपनी है उसे अपने सिस्टम रिस्टार्ट करने हैं, तो उतनी देर के लिए तो सर्विस डिस्ट्रप्शन हो जाएगा ना। डेटा सिक्योरिटी का तो इशू है ही ना, कंसंट्रेशन रिस्क तो है ही ना। एक कंपनी जो आपका सारा आईटी संभाल रही है वो आपको कितना कुछ नुकसान पहुंचा सकती है अगर उसके पास आपका सारा डेटाबेस है, तो इस तरह के इश्यूज भी होते हैं।
क्योंकि इस डेटा पर आईटी सर्विसेज पे बैंक के मैनेजमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, वेंडर के थ्रू होता है, जो भी थर्ड पार्टी पर्सन है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। बैंकिंग में एआई क्या होता है? AI refers to the use of computer systems capable of performing tasks that typically require human intelligence, such as decision making, pattern recognition, natural language processing, and predictive analysis. In banking, AI enables institutions to move from rule based operation to intelligent, adaptive, and self learning system. AI क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम्स हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, इस तरह का बना देते हैं कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम करने लगता है। जैसे डिसीजन मेकिंग हो गया, पैटर्न रिकॉग्निशन हो गया, लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, प्रेडिक्टिव एनालिसिस हो गई। बैंकिंग में एआई क्या करता है? एआई रूल बेस्ड ऑपरेशन से की तरह काम ना करके इंटेलिजेंट, अडेप्टिव और सेल्फ लर्निंग सिस्टम हो गया है। नॉर्मली तो कंप्यूटर में हमने रूल लगा दिया ना, सीबीएस के अंदर रूल लगा दिया आपने कि इस तरह से अगर ये पर्टिकुलर पैटर्न पे होगा तो वो एनपीओ हो जाएगा। आप बताओगे कैसे एनपी होगा? एआई के लिए आपको रेगुलरली उसे बताना नहीं पड़ेगा, रेगुलरली कमांड नहीं देनी पड़ेगी, वो अपने आप ही उस चीज को अपनी एल्गोरिथम में डाल के ऑटोमेटिकली चलाता रहेगा। एआई की बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले बात करें हम कस्टमर सर्विस एंड एंगेजमेंट से शुरू करते हैं। की एप्लीकेशंस कर रहे हैं हम लोग एआई की। तीन चीजें हमें यहाँ पे करनी है, एआई, ब्लॉकचेन और मशीन लर्निंग। तीनों चीजें हमारे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बोलूंगा इसमें, क्योंकि ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एग्जाम में। अब इसे को रब कर देते हैं पहले यहाँ पे, चलो इसे करते हैं। कस्टमर सर्विस एंड एंगेजमेंट में क्या होता है? एआई पावर्ड चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स हैंडल कस्टमर क्वेरीज 24/7। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, तो कस्टमर जिस भी रीजनल लैंग्वेज में बात करेगा या इंटरनेशनल लैंग्वेज में बात करेगा, एआई उसमें हेल्प करेगा। वॉइस बेस्ड बैंकिंग होती है जो एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव कर देती है। इम्पैक्ट क्या होगा इसका? रिड्यूस सर्विस कॉस्ट, फास्टर क्वेरी रेजोल्यूशन एंड इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आगे देखते हैं क्रेडिट असेसमेंट एंड लैंडिंग डिसीजंस। एआई की हेल्प से ये काम भी हमारे इजी हो गए हैं, क्रेडिट असेसमेंट और लैंडिंग डिसीजंस भी। AI analyzes structured and unstructured data such as transaction history, spending patterns and behavioral data. अगर AI ये सब करेगा तो उससे क्या होगा? प्री अप्रूव्ड और पर्सनलाइज लोन ऑफरिंग्स आ जाएंगी। आप लोगों के पास आती हैं कॉल्स, आती होंगी, मेरे पास तो बहुत आती हैं कि सर हम सो एंड सो कंपनी से बोल रहे हैं, आपके लिए सो एंड सो अमाउंट का लोन अप्रूव हुआ है। मैसेजेस भी आते हैं इन चीज़ों के। इस तरह से AI की एप्लीकेशन है बैंकिंग में, और भी एप्लीकेशन देखेंगे इसी वीडियो में हम लोग। इम्पैक्ट क्या है? इंप्रूव क्रेडिट अंडरराइटिंग, रिड्यूस ह्यूमन बायस एंड फास्टर लोन डिसबर्सल। तो जो ह्यूमन बायस होता था वो आपका हट गया। आगे चलते हैं। फिर आगे एआई आल्सो हेल्प्स इन फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। एआई आपके पैटर्न के थ्रू पहले ही समझ सकता है कि आप कोई फ्रॉड तो नहीं करने वाले हैं। अब इसमें आपका यहाँ का पैटर्न भी हो सकता है, अगर आप दूसरे बैंक के कस्टमर्स हैं जहाँ पे आपने लोन वगैरह नहीं दिया हुआ, एनपीए बने हो, तो वहाँ पर भी एआई समझ लेगा अपने पैटर्न एनालिसिस के थ्रू। AI system analyzes millions of transactions in real time, detects unusual patterns and abnormal behaviors. Impact क्या है इसका? अर्ली फ्रॉड डिटेक्शन हो जाएगा, रिड्यूस फाइनेंशियल लॉसेज हो जाएंगे, एनहेंस ट्रस्ट इन डिजिटल बैंकिंग। रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस। AI supports real-time monitoring of credit, market and operational risk, automated AML and suspicious transaction detection। यही सब एडवांटेज हमारा मशीन लर्निंग में भी होगा, इससे मिलता जुलता हमारा ब्लॉकचेन में भी होगा। इम्पैक्ट स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड प्रोएक्टिव रिस्क मिटिगेशन। ऑपरेशन एंड प्रोसेस ऑटोमेशन हो जाएगा, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है, ऑटोमेट्स केवाईसी चेक्स, रिकंसिलिएशन एंड रिपोर्ट जनरेशन, कट्स टर्न अराउंड टाइम, एरर एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, फ्रीज स्टाफ फॉर हायर वैल्यू एडवाइजरी रोल्स। ये इसके ऑपरेशन प्रोसेस एंड ऑटोमेशन के बेनिफिट्स हैं। पर्सनलाइज बैंकिंग एंड मार्केटिंग, ये हम लोग देख ही गए थे पहले, आईटी के अंदर भी हमने समझा था कि प्रिडिक्टिव एनालिसिस होगी, टेलर मेड ऑफर्स आ जाते हैं कस्टमर को उनके स्पेंडिंग बिहेवियर्स पे, लाइफ इवेंट्स के हिसाब से। नेक्स्ट टू बेस्ट एक्शन रिकमेंडेशन सपोर्ट करता है। ये आपके एआई के बेनिफिट्स हैं या फिर उसके ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर। और है इसमें दो तीन चीजें समझते हैं एक बार। फिर कंप्लायंस है, कंप्लायंस रैगटैग, सॉफ्टटैग, सूपटैग हम लोग इसे बोलते हैं। जो रेगुलेटरी रिपोर्टिंग है, सुपरवाइजरी रिपोर्टिंग है। सुपरवाइजर मतलब एज एन आरबीआई को हेल्प करेगा, नाबार्ड के आरआरबीज के केस में नाबार्ड को हेल्प करेगा, स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट के केस में सेबी को हेल्प करेगा।
ऑटोमेट रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग एंड ऑडिट ट्रेल्स, वेल्थ मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज देगा, साइबर सिक्योरिटी की सर्विसेज देगा। ये चीज़ें एक बार आपको देखनी पड़ेंगी, रीड करनी पड़ेंगी। ये जब इसका पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में दूंगा, आप आराम से इसमें रीड करिएगा। इसके अलावा और भी जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको इसके दूंगा, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, 2 बार 3 बार बस रीड करना है आपको, वीडियो देखना है, एंड टॉपिक आपका 10 नंबर के लिए, 15 नंबर के लिए बहुत आसानी से रेडी हो जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है एआई का बैंकिंग में? एनहेंसेस डिसीजन एंड क्वालिटी स्पीड, improves operational efficiency, enables personalized banking services, supports regulatory and supervisory objectives। सीधा सीधा है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्चुअल नहीं है इसके अंदर। चैलेंजेस कुछ कुछ हैं। सबसे पहले तो डेटा प्रिवेसी एंड बायस रिस्क है। आपको एक एक्सप्लेनेबल एआई चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस चाहिए होती है उसके साथ में। मॉडल रिस्क मैनेजमेंट और ह्यूमन ओवरसाइट तो एसेंशियल है ही है। आपको उतना ट्रेन प्रोफेशनल भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को रख पाएंगे। फिर रेगुलेटरी अलाइनमेंट विद आरबीआई गाइडलाइंस। अब आप चैट जीपीटी पे या किसी और पे अगर आप कुछ भी यूज़ करते हैं अपने बैंक के अंदर, क्योंकि कस्टमर का डेटा है आपके पास, आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो आरबीआई गाइडलाइन के साथ अलाइन कर रहा है, वो इन लाइन में है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उसको यूज़ करने में या उसके सिस्टम के थ्रू आप कोई आईटी की गाइडलाइन ब्रीच कर रहे हो, साइबर सिक्योरिटी या डेटा प्रोटेक्शन की कोई गाइडलाइन ब्रीच कर रहे हो जो आरबीआई की हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो। क्योंकि यहाँ पे बात कस्टमर्स के पैसे की है, और वो पैसा कुछ हजारों या कुछ लाखों में नहीं, वो करोड़ों में है। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन और बैंकिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि हमारे बैंकों के पास बहुत सारा रिजर्व रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ है। मशीन लर्निंग की बात करें, मशीन लर्निंग क्या होता है? ये एआई का एक सबसेट होता है ना। इसके अंदर क्या होता है? सिस्टम डेटा से आइडेंटिफाई करेगा पैटर्न्स को, परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा। तो सिस्टम डेटा की स्टडी करता रहेगा। एमएल इज क्रिटिकल फॉर प्रोडक्टिव एनालिटिक्स एंड कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। ये बैंकिंग की बात कर रहे हैं, और ओवरऑल भी एमएल का यही रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इम्पोर्टेंट और बहुत, व्हाट डू वी कॉल इट, बैंकिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल भी है, और कस्टमर्स को इसके बहुत ज़्यादा फायदे भी होते हैं। की एप्लीकेशन देखते हैं मशीन लर्निंग की क्या है बैंकिंग में। जैसे फ्रॉड डिटेक्शन एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। आपके पास जब ये डेटा को कॉन्टिन्यूसली एनालाइज करते रहेंगे, ट्रांजैक्शन पैटर्न्स को देखते रहेंगे, तो रियल टाइम में एनोमलीज को, फ्रॉड्स को, म्यूल अकाउंट्स को। म्यूल अकाउंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ये अभी डिस्कस करके आपको बताता हूँ क्या होता है ना। इट कॉन्टिन्यूसली लर्न्स फ्रॉम न्यू डेटा, इंप्रूविंग डिटेक्शन एक्यूरेसी, रिड्यूसेस फॉल्स पॉजिटिव्स एंड एनहेंसेस एएमएल सीएफटी इफेक्टिवनेस। ये भी आपको बताता हूँ क्या होता है। क्राइटेरिया स्कोरिंग और लैंडिंग डिसीजंस में हेल्प करता है। जैसे आपको एआई हेल्प कर रहा था, वैसे ही आपको मशीन लर्निंग हेल्प करेगा। मैंने यहाँ पे आपको दो चीज़ें बोली, एक एएमएल सीएफटी और एक म्यूल अकाउंट्स। सबसे पहले बात करते हैं एएमएल सीएफटी की। एएमएल ओब्लिक सीएफटी, इसको हमेशा हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। एएमएल होता है हमारा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से मतलब है कि हमारे अकाउंट्स में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम को वो इंश्योर करना है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, वो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट नहीं कर रहा, वो कि है ना, वो कुछ क्रिमिनल वे का मनी नहीं है। ये काम करना होता है बैंक्स को, ये एएमएल के अंदर आता है। इसीलिए जो आरबीआई की डायरेक्शंस होती हैं वो केवाईसी एएमएल डायरेक्शंस होती हैं। फिर इसके अंदर जो सीएफटी होता है, सीएफटी का मतलब होता है कॉम्बैटिंग द फाइनेंस फॉर टेररिज्म। मतलब जो गलत पैसा टेररिज्म को बढ़ावा देता है, टेररिज्म को फाइनेंस करता है, उससे कॉम्बैट भी करना है हमें। बट ये होगा कैसे? जब हमें पता चलेगा कि वो पैसा गलत है, ब्लैक मनी है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। वाइट पैसे से तो ये सब नहीं होगा ना। अगर हम लोग जॉब कर रहे हैं, मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, हम अपने देश का बुरा नहीं चाहेंगे कभी भी, बल्कि कोई भी नहीं चाहेगा जो भी कंट्री से प्यार करता है। बट फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कंट्री के नहीं है, कंट्री में रहकर भी, या कंट्री के बाहर से भी कंट्री के नहीं है, कंट्री का बुरा चाहते हैं। तो उन्हें रोकने के लिए हमें उनका केवाईसी करना होता है, और एएमएल सीएफटी इफेक्टिवनेस उनके ट्रांजैक्शंस के पैटर्न को एनालाइज करती है। म्यूल अकाउंट्स होते हैं जो बहुत सारे बैंकों के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे पुराने अकाउंट्स हैं जो यूज नहीं होते हैं या रेगुलरली यूज नहीं होते हैं, उनका बहुत थोड़ा थोड़ा सा पैसा होता है। तो ये ऑनलाइन स्कैमर्स क्या करते हैं ना, ये उनके अकाउंट के थ्रू पैसा रूट कराते हैं। मान लो किसी को 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने हैं, वो क्या करेगा? वो इन 10 करोड़ को पहले एक एक करोड़ के 10 ट्रांच में ब्रेक करेगा, फिर हर एक एक करोड़ के ट्रांच को 10 10 लाख के 10 ट्रांच में ब्रेक करेगा, फिर इन्हें 2 2 लाख के 5 ट्रांच में ब्रेक करेगा, या इनको और छोटा करेगा।
फिर वो ये म्यूल अकाउंट ढूंढेगा जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा पैसा वो यूज़ नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं, वो इनके अकाउंट में पैसा भेजेगा और इनके अकाउंट से ऐसे ही एक एक जगह से दूसरी जगह गया, दूसरी से तीसरी जगह गया, चौथी जगह गया और यहाँ पे अलग 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 जगह से आके वो पैसा मिल गया। तो बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा पैसा घूम गया। उसमें से जो कुछ गरीब लोग हो गए कि ठीक है उन्हें 500 रुपये दे दिए, 1000 रुपये दे दिए और उनके थ्रू इतना बड़ा पैसा रूट करा दिया। ये म्यूल अकाउंट्स कहलाते हैं। ये रोकता है मशीन लर्निंग, एआई या फिर हमें ब्लॉकचेन, हाँ ब्लॉकचेन तो नहीं बट हाँ मशीन लर्निंग और एआई की हेल्प से हमें म्यूल अकाउंट्स को का यूज होना भी रोकना होता है। स्कैमर्स इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। नाउ इट इज बिकॉज ऑफ द म्यूल अकाउंट्स की लोगों का जो स्कैम में पैसा खोता है वो वापस नहीं आ पाता, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो जाता है कि उसको ट्रैक कर पाना मुश्किल है। और वो उसका ट्रैक ईजी हो जाए उसके लिए हमारे पास एआई और एमएल की रिक्वायरमेंट्स हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। फिर हमारे पास आता है रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस एनालिसिस। ये वही चीज़ होती है जो हम लोगों ने एआई में पढ़ा था। कस्टमर एक्सपीरियंस एंड पर्सनलाइजेशन वही चीज़ है अगेन जो एआई में पढ़ा था। ऑपरेशंस एंड कॉस्ट एफिशिएंसी वही बात है जब आपका केवाईसी वेरिफिकेशन ऑटोमेट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग रिकंसिलिएशंस ऑटोमेट हो जाएंगे। जैसे आप डिजिटल केवाईसी करते हैं, किसी कंपनी से लोन लेते हैं आप डिजिटली, तो आपको पेपर वर्क बहुत कम होता है, सब कुछ आपका ऑनलाइन होता है, 10 मिनट में लोन आपका हो जाता है ग्रांट। तो ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं एआई और एमएल के आने से। वेल्थ मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी मॉनिटरिंग, अगेन वो एआई वाले पॉइंट्स ही हैं ये भी। इंपॉर्टेंस क्या है मशीन लर्निंग की? डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होता है, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होता है रिस्क मॉडल्स में, कॉस्ट रिडक्शन होता है ऑटोमेशन की वजह से, एंड सपोर्ट फॉर इंक्लूसिव एंड रेस्पॉन्सिबल लैंडिंग। ये आपके मशीन लर्निंग के बेनिफिट्स हैं या फिर एप्लीकेशन है एआई में। आगे देखते हैं ब्लॉकचेन को। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पे काम करता है, डीएलटी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इसके अंदर आपके ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। ये इम्यूटेबल होता है, टाइम स्टैम्प ब्लॉक्स होती हैं अक्रॉस द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। सिर्फ एक जगह नहीं है आपका ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, मल्टीपल जगह पार्ट बाय पार्ट फैला हुआ है। इसकी वजह से क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी होती है क्योंकि कोई आपके रिकॉर्ड्स पढ़ नहीं पा रहा है। सिक्योरिटी होती है क्योंकि वो इतनी जगह फैला हुआ है कि कोई एक जगह से चुरा नहीं सकता। एंड ट्रस्ट विदाउट द नीड फॉर सेंट्रल इंटरमीडियरीज, ठीक है। की कैरेक्टरिस्टिक्स जो ब्लॉकचेन की बैंकिंग में रेलेवेंट है हमारे लिए, क्या क्या है वो? डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन अभी हमने समझा ही, क्योंकि एक जगह आपके रिकॉर्ड्स है नहीं, रिकॉर्ड्स आपके मल्टीपल जगह डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है, तो ये चीज डिसेंट्रलाइज्ड है। इम्यूटेबिलिटी ऑफ द रिकॉर्ड्स, क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी। क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी अभी पीछे हम लोग इतना सारा बात कर रहे थे सिक्योरिटी की, तो ये आपको डायरेक्टली सिक्योरिटी का ऑप्शन दे रहा है, आपके रिकॉर्ड्स यहाँ पे सिक्योर हैं। फिर कंसेंसस बेस्ड वैलिडेशन, जो आपका वैलिडेशन है डेटा का वो भी आपके कंसेंसस पर ही बेस्ड होगा। आप ही उसको जाओगे, आप ही अपना डेटा उस तरह से करोगे। एप्लीकेशन क्या है ब्लॉकचेन की बैंकिंग में? ये आपके पेमेंट एंड रेमिटेंस में यूज होते हैं, क्योंकि ये एक तरह से रिकॉर्ड कीपिंग है। जब रिकॉर्ड कीपिंग है तो आपका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फास्टर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होती हैं, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन करस्पॉन्डेंट बैंकिंग नेटवर्क्स। इंपैक्ट क्या है? लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड क्विकर सेटलमेंट टाइम्स। ट्रेड फाइनेंस में यूज होता है, डिजिटाइजेशन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट होने लग गया है इसमें। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो ऑटोमेट कर देते हैं एग्जीक्यूशन अप टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस। इंपैक्ट क्या हो गया? रिड्यूस फ्रॉड, इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी, फास्टर ट्रेड सेटलमेंट्स। केवाईसी एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट है इसके अंदर। शेयर्ड टेम्पर प्रूफ कस्टमर आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स, वन टाइम केवाईसी यूजेबल अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस। इंपैक्ट क्या है? लोअर कंप्लायंस कॉस्ट एंड, आप इसको ऐसे समझिए, मान लेते हैं ये आपका इतना बड़ा कस्टमर की कोई भी इंफॉर्मेशन है, इसको ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स में ब्रेक कर दिया है। ये वाला ब्लॉक कंप्यूटर 1 पे स्टोर है, ये वाला ब्लॉक कंप्यूटर 5 पे स्टोर है, ये वाला ब्लॉक कंप्यूटर 7 पे स्टोर है, ये वाला ब्लॉक कंप्यूटर 21 पे स्टोर है, ये वाला ब्लॉक कंप्यूटर 39 पे स्टोर है, या फिर इतने अलग अलग नोड्स कह लीजिए, या फिर ये लेजर्स है। तो ये आपका रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट जो हो गया ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। एक जगह सेंट्रलाइज फॉर्म में स्टोर नहीं है, डिसेंट्रलाइज हो गया है ये सब कुछ। अब जब डिसेंट्रलाइज हो गया तो ये चीज बेटर हो गई, मतलब सिक्योर हो गई। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम, नियर रियल टाइम सेटलमेंट होता है सिक्योरिटीज का, पेमेंट्स का। रिड्यूस काउंटर पार्टी एंड सेटलमेंट रिस्क। इंपैक्ट क्या है? इंप्रूव फाइनेंशियल मार्केट एफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी।
फ्रॉड रिडक्शन एंड डेटा इंटीग्रिटी है इसके अंदर। इम्यूटेबल रिकॉर्ड प्रिवेंट्स टेम्परिंग, डुप्लीकेशन एंड बैक डेटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये चीज क्लियर हो गई ना, हमने इसी चीज को तो समझा। जब क्योंकि आप एक जगह रिकॉर्ड में चेंज करोगे ना, आपका रिकॉर्ड तो मल्टीपल जगह पार्ट बाय पार्ट स्टोर है, उसके अंदर चेंजेस हो ही नहीं पाएंगे, प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। improves trust in interbank data sharing and asset registries, strengthens audit and supervisory oversight। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं इसके थ्रू बैंकिंग में। सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट है जो ऑटोमेट कर देंगे लोन डिसबर्समेंट को, एस्क्रोस को, गारंटीज को, इंश्योरेंस पे आउट्स को। ऑपरेशनल रिस्क एंड ह्यूमन इंटरवेंशन का इसमें रिडक्शन हो जाएगा। रूल बेस्ड और ट्रांसपेरेंट एग्जीक्यूशन हो जाएगा इसके अंदर। आई होप क्लियर हुआ होगा। एसेट टोकनाइजेशन इसके अंदर होता है। एसेट टोकनाइजेशन तो हम लोग यूज भी करते हैं ये टोकन फॉर्म में तो हम लोग यूज करते ही हैं जब अपना डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड्स के थ्रू। कन्वर्ट्स फिजिकल फाइनेंशियल एसेट्स इनटू डिजिटल टोकन्स, improves liquidity, fractional ownership and settlement efficiency, enables faster secondary market transactions। ये सेकेंडरी मार्केट केस से बताया है, बट हम लोग जो हमारा डिजिटल पेमेंट में अपने क्रेडिट कार्ड को टोकनाइज करते हैं उसके अंदर भी ये हेल्प करता है। क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड को होता है ना, आप स्टोर कर लेते हैं है ना, वेबसाइट स्टोर कर लेती है या पेमेंट के लिए उसको स्टोर कर दिया जाता है। वो एक्चुअली में आपका कार्ड नंबर स्टोर नहीं कर रहा है, वो आपके कार्ड नंबर की एनक्रिप्टेड वैल्यू को स्टोर कर रहा है, और वहां पर ये सेफ्टी हेल्प होती है ब्लॉकचेन की हेल्प से। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो हमारा सीबीडीसी है वो ब्लॉकचेन पर बेस्ड है, डीएलटी पर बेस्ड है। इट एनहांसेस पेमेंट एफिशिएंसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड प्रोग्रामेबिलिटी, रिड्यूसेस कैश हैंडलिंग कॉस्ट एंड सेटलमेंट रिस्क। डायरेक्ट पॉइंट से इतना कुछ इसमें वैसा नहीं है कि खतरनाक सा हो। रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी बेनिफिट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रैगटेक और सूपटेक को एड करता है। अब इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे आगे, रैगटेक और सूपटेक होता क्या है। रैगटेक की फुल फॉर्म होती है रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी, मेनली इसे बैंक्स यूज करते हैं। सूपटेक होती है सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी, और सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी को आरबीआई, सेबी, पीएफआरडी जो ये रेगुलेटर्स हैं ये लोग यूज करते हैं। नाम में ही है ना सुपरवाइजरी, तो जो सुपरवाइजर्स हैं वही लोग इसे यूज करेंगे। इनेबल्स ट्रांसपेरेंट ऑडिट ट्रेल्स, ये भी इसका एक एडवांटेज है। अब हम रैगटेक और सूपटेक की बात करते हैं पहले। रैगटेक क्या होता है, सूपटेक क्या होता है। रैगटेक इज द रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी, सूपटेक इज द सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी। RegTech refers to the use of technology by regulated entities such as banks, NBFCs, fintechs to comply with regulatory requirements efficiently। ठीक है, डायरेक्ट लाइन है, इसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं लगता मुझे। It regulates processes like AML, KYC, regulatory reporting and compliance monitoring। ठीक है, RegTech reduces compliance cost, errors and delays while improving accuracy and transparency। SupTech क्या कर रहा है, refers to the use of technology by regulators such as the RBI to enhance supervisory and oversight function, enables data driven real time monitoring of regulated entities and systematic risk। जब डेटा ड्रिवन की बात आ गई तो एमएल तो आ ही गया, रियल टाइम मॉनिटरिंग की बात आ गई तो एमएल और एआई आ ही गए। तो आप लोगों को कोई क्लियर हो ना, रैगटेक और सूपटेक हर जगह आ रहा है, एआई में भी एमएल में भी। और जब आरबीआई की बात कर रहे हैं जो बैंकों का रेगुलेटर भी है, सुपरवाइजर भी है, और एआई पर इस बार सवाल भी पूछा है, तो ये टॉपिक अपने आप अगली बार के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सूपटेक इंप्रूव डिजिटल अर्ली वार्निंग, रिस्क बेस्ड सुपरविजन एंड ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो जो रैगटेक है, रैगटेक क्या होता है, रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी, बैंक इसे यूज कर रहे हैं, बैंक्स, एनबीएफसी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये यूज कर रही हैं। किस लिए, ताकि केवाईसी एएमएल का प्रोसेस ऑटोमेट हो जाए ना, आपकी क्रेडिट लैंडिंग इजी हो जाए, कस्टमर सर्विस बेटर हो जाए, जो रेगुलेटरी की कंप्लायंसेस हैं उसकी कॉस्ट कम हो जाए, उसमें एरर ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल बैंकों को कुछ आरबीआई से परमिशन लेनी है और रेगुलेटरी रिलेटेड कोई परमिशन है वो रैगटेक के थ्रू लेंगे। सूपटेक की बात करते हैं तो सूपटेक में आरबीआई या फिर सेबी या ये जो सुपरवाइजर्स है, रेगुलेटर्स हैं, ये यूज कर रहे हैं अपनी रेगुलेटेड सुपरवाइज एंटिटीज को मॉनिटर करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए। उनका डेटा लेकर उनके डेटा की स्टडी होती है, उनके डेटा पर काम होता है, पैटर्न देखे जाते हैं, देखा जाता है कि कोई एंटिटी के फाइनेंशियल्स बिगड़ तो नहीं रहे हैं, उस एंटिटी पे कोई रिस्क तो नहीं आने वाला है। वो कैसे करते हैं वो सारा काम आप जब जॉब करने लगेंगे तब आपको समझ आएगा। रेगटेक के एग्जांपल्स की अगर बात करें तो जैसे वीडियो केवाईसी सिस्टम से, अब शायद आप थोड़ा ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। बैंक्स और एनबीएफसी वीडियो केवाईसी कर रहे हैं,
जो केवाईसी करना रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके वीडियो कॉलिंग पे आपका केवाईसी होता है। हाउएवर करना आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से ही है। तो ये आपका रेगटेक हो गया। जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस बैंक यूज करते हैं, है ना, इसकी हेल्प से आपके सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, दो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स होती हैं जो बैंक आरबीआई को सबमिट करते हैं, सॉरी एफआईयू को सबमिट करते हैं। एफआईयू होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, एफआईयू को सबमिट करते हैं। ये कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसके अंदर बैंकों को कोई भी ट्रांजैक्शन सस्पिशियस लगती है, वो कैसे देखेगा? एक एक ट्रांजैक्शन सोचो, पीएनबी जैसा बैंक या एसबीआई जैसा बैंक कैसे देख पाएगा? कितने लोग बिठाएगा दिन भर ट्रांजैक्शन मॉनिटर करने के लिए? तो वो ऑटोमेटेड सिस्टम्स के थ्रू करते हैं। ऐसे ही सीटीआर रिपोर्ट्स होती हैं। एक्सबीआरएल एक प्लेटफॉर्म होता है आरबीआई का, एसबीआरएल बेस्ड रेगुलेटरी रिपोर्टिंग सिस्टम में बैंक्स और एनबीएफसी यूज करते हैं कुछ रेगुलेटरी रिटर्न्स आरबीआई को सबमिट करने के लिए। क्यों? सो दे इंप्रूव डेटा एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड टाइमलीनेस। अकाउंट एग्रीगेटर्स होते हैं जो आपके अकाउंट की डिटेल शेयर करते हैं ना, कस्टमर का फाइनेंशियल डेटा शेयर करते हैं ना अमंग द रेगुलेटेड एंटिटीज, अकाउंट एग्रीगेटर। तो वो कैसे करेंगे? तो रेगटेक के अंदर आता है ये सब कुछ। ऐसे ही कंप्लायंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। बैंक्स इसमें क्या करते हैं, अपने रेगुलेटरी सर्कुलर्स को ट्रैक करते रहेंगे, कंप्लायंस की डेडलाइंस ट्रैक करते रहेंगे, इंटरनल पॉलिसी के साथ अध्ययन करना है उन्हें, ये देखते रहेंगे। तो ये सारा हमारा रेगटेक है। इसके अंदर हमारा एआई भी यूज होता है, मशीन लर्निंग भी यूज होती है। सुपटेक को समझने की कोशिश करते हैं। सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके एग्जांपल्स, बेसिक डेफिनेशन तो हम समझ ही गए ना। जैसे आरबीआई का एक टूल होता है दक्ष, ठीक है। दक्ष में क्या करता है, आरबीआई ने एक प्लेटफॉर्म बनाया टू कलेक्ट, प्रोसेस एंड एनालाइज सुपरवाइजरी डेटा फ्रॉम बैंक्स एंड एनबीएफसीज। इससे क्या होगा, रियल टाइम रिस्क बेस्ड सुपरविजन होता है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है। एक प्लेटफॉर्म बनाया आरबीआई ने सिम्स, सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज यूज्ड बाय आरबीआई एज यूनिफाइड रिपोजिटरी ऑफ रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी डेटा। इट improves डेटा इंटीग्रेशन, कंसिस्टेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑफ-साइट सुपरविजन। अब आप सोचो कि एक सॉफ्टवेयर है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ एंटिटीज हैं। आप जब आरबीआई की रिपोर्ट पढ़ेंगे, रिपोर्ट्स ऑफ ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग, दिसंबर लास्ट में यूजुअली आ जाती है, अभी तक नहीं आई तो मे भी जनवरी में आ जाएगी। उसके अंदर आप देखेंगे कि कितने सारे हमारे बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स कितने सारे इंडिया में ऑपरेट करते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमें पता ही है कितने सारे हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत सारे हैं हमारे पास, फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फिर उसके बाद में एनबीएफसीज बहुत सारी हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, पेटीएम बैंक्स हैं, फिनटेक कंपनीज इतनी ढेर सारी हो गई हैं। तो इतना सारा डेटा आरबीआई के पास अगर होगा, उसको आरबीआई को मैनेज भी तो करना है। तो वो मैनेजमेंट के लिए हमें सुपटेक टेक्नोलॉजीज की नीड पड़ती है। उसकी हेल्प से आरबीआई अर्ली वार्निंग सिग्नल्स देखता है टू एनालाइज फाइनेंशियल इंडिकेटर्स एंड डिटेक्ट अर्ली साइंस ऑफ डिटोरिएशन इन एसेट क्वालिटी, लिक्विडिटी और गवर्नेंस। आरबीआई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाता है। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा बैंकिंग अवेयरनेस में, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। पीसीए के लिए आरबीआई के पास टूल्स, पीसीए नाम का एक टूल होता है आरबीआई के पास, उससे आरबीआई कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करता है। फिर ऑफ साइट सर्विलेंस एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आरबीआई अलग अलग तरीके से यूज करता है। बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं आरबीआई के पास। जब आप लोग जॉब करेंगे तब आप लोग इन्हें समझेंगे। और सिर्फ आरबीआई के पास ही नहीं, सेबी के पास भी है, एल्डा के पास भी है, पीएफआरडीए के पास भी है। जो भी हमारे रेगुलेटर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनके पास ऐसे अलग अलग टूल्स हैं जहां पर उनकी रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज एंटिटीज अपना डेटा सबमिट करती हैं। उस डेटा के हिसाब से ऑफ साइट स्टडी होती है। हर समय पूरे साल कोई भी रेगुलेटर या सुपरवाइजर अपनी एंटिटी के अंदर जाकर नहीं बैठा रहता इंस्पेक्शन के लिए। वो उनके डेटा की एनालिसिस करते हैं, क्योंकि जो फ्रॉड होता है वो डेटा की कमियों से होता है। डेटा ऑथेंटिसिटी नहीं होती, डेटा इंटीग्रिटी नहीं होती, डेटा गलत होता है जिसकी वजह से फ्रॉड्स होते जाते हैं। तो ये था हमारा रोल ऑफ आईटी इन बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। इसके अंदर काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। वीडियो को मैंने थोड़ा पेस पे रखा था क्योंकि इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं था, थ्योरेटिकल ज़्यादा था। आई बिलीव आप लोगों को समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ भी कमेंट करिएगा वीडियो पे। अच्छा बुरा फीडबैक देंगे तो उसको मैं एक इम्प्रूवमेंट के लिए लूँगा, इम्प्रूव करूँगा वीडियो के कंटेंट को या मेरे पेस को, या मे बी मेरे समझाने के स्टाइल को, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो तो। थैंक यू वेरी मच।